न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पूंजी निर्माण और शेयर बाज़ार। तो हम शेयर बाज़ार जो होता है उससे रिलेटेड चीज़ें सारी पढ़ेंगे, एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण अति महत्वपूर्ण कारक होता है। देखिए, अगर कोई भी कंट्री है, अगर उसे डेवलपमेंट करना है तो सबको पैसे तो चाहिए। आप पहले तो एक बेसिक समझ लीजिए, ठीक है। आपको कोई काम करना है, कुछ भी करना है, पैसे की ज़रूरत है। किसी कंट्री को भी आगे बढ़ने के लिए कैपिटल जो होता है वो चाहिए होता है, ठीक है, पूंजी। और उसको वो बढ़ती भी रहे आगे। कोई भी इंडस्ट्री है उसको चाहिए, हर किसी को डेवलपमेंट के लिए पूंजी चाहिए। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्थव्यवस्था में बचत सृजन, बचत संग्रहण, उत्पादन क्षेत्र में बचत के निवेश की समग्र प्रक्रिया को पूंजी निर्माण कहा जाता है। अब देखिए, हर कोई पैसे बचाता है, ठीक है, आप भी थोड़े बहुत तो बचाते ही होंगे। तो मतलब कि सेविंग्स करना, ठीक है, बचत का सृजन करना, सेविंग्स ज़्यादा करना। अगर मान लीजिए सेविंग्स नहीं होंगी, फिर उस सेविंग से जो पैसे बचेंगे उनका इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर सेविंग करके वो घर में रखेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बैंक में जमा करेंगे तो बैंक उससे आगे लोन्स दे सकते हैं या फिर आपको भी ब्याज मिलेगा उस पे। तो मतलब ये है कि बचत का सृजन, ठीक है, बचत करना, उसका संग्रहण करना, और उस बचत को जो है उत्पादन क्षेत्र में निवेश करना। तो इन सब को मिला के कहते हैं पूंजी निर्माण, ठीक है। अगर इकोनॉमिक्स को बेसिक्स से समझेंगे ना, अपने घर से या अपने आप से, तो आपको समझ में बहुत अच्छी आएगी। पूंजी निर्माण के लिए सबसे पहले बचत का सृजन होना आवश्यक है, क्योंकि बचत सृजन से उत्पादन साधन उपलब्ध होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सेविंग्स होनी चाहिए, है ना। सेविंग्स बढ़ानी चाहिए। अब गवर्नमेंट भी कई सारी स्कीम्स निकालती है, या लोगों को मतलब ऐसे प्रोत्साहित किया जाता है कि वो क्या है, सेविंग करें। मतलब अगर आपको 100 रुपये मिल रहे हैं तो उसमें से 10 रुपये आप बचाएं, ठीक है, सेविंग करें। मतलब फॉर एग्जांपल ज़्यादा मिल रहे हो, मतलब ज़्यादा की सेविंग्स होती है, मैं बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल 100 का एग्जांपल लेते हैं, तो आप कुछ उसमें से तो उसे बचत का सृजन कहते हैं, कि बचत करवाना, ठीक है। क्योंकि बचत सृजन से क्या होगा, उत्पादन साधन उपलब्ध होंगे। उसी से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जब वो बचत कहीं लगाई जाएगी तो उत्पादन के साधन, प्रोडक्शन वगैरह हो पाएगा। इसलिए प्राय जो लोग बचत करते हैं वे स्वयं का निवेश नहीं करते हैं। अतः बचत को एकत्र करना और फिर उसे वहां पहुंचाना जहाँ निवेश किया जाए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। लोग क्या करते हैं, सेविंग्स तो करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। अब जैसे कि आप है, मतलब अगर मान लीजिए आपने पैसे बचा लिए बहुत सारे, लेकिन आपने उसे अपने पास रखा, ठीक है, या फिर आपने बैंक में जमा कर दिया, आपने कहीं शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं किया, कहीं भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं किया, आपने खुद कहीं इन्वेस्ट नहीं किया उसको, आपने उसे बचा लिया, बैंक में जमा कर दिया। अब बैंक क्या करेगा, उस सेविंग को लेगा और मतलब आगे इन्वेस्ट कर देगा। मान लीजिए उसने कहीं शेयर बाजार में, मतलब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, या किसी को लोन दे दिया, कुछ भी करा, ठीक है। तो उसे वहाँ पहुँचाना जहाँ उसका निवेश किया जाए एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ये ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट तक वो पैसा पहुँचे। पूंजी निर्माण के लिए बचत सृजन, संग्रहण और बचत का निवेश होना आवश्यक है, ठीक है। बचत का सृजन होना चाहिए, उसका संग्रहण होना चाहिए और उसका निवेश होना चाहिए, ये ज़रूरी है। समृद्धि की वांछित दर, डिजायरेबल रेट, एट लिखा है, रेट होगा, डिजायरेबल रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। किसी देश के आर्थिक, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए वहां के विकास के लिए आवश्यक आर्थिक समृद्धि दर का अनुमान लगाया जाता है। इसे ही समृद्धि की वांछित दर कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे किसी देश में कितने आर्थिक साधन हैं, कितने प्राकृतिक साधन हैं, कितने मानवीय संसाधन है, पॉपुलेशन कितनी है, कितने प्राकृतिक संसाधन है, पेड़ पौधे, ठीक है, धातु वगैरह जो भी, मतलब सब आ जाएगा। आर्थिक संसाधन, पैसे वगैरह कितने हैं, ठीक है। वो देखते हुए वहाँ के विकास के लिए आवश्यक, मतलब वहाँ का डेवलपमेंट होने के लिए कितनी समृद्धि दर वहाँ की होनी चाहिए, ठीक है, कितनी आर्थिक डिज़ायरेबल रेट ऑफ ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, मतलब कि हम अगर वहाँ का विकास करना चाहें, इसे ही समृद्धि की वांछित दर कहते हैं, ठीक है, डिज़ायरेबल रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं। मतलब देखेंगे कि वहाँ कितने संसाधन हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कि उनके विकास के लिए आवश्यक समृद्धि दर क्या होनी चाहिए, मतलब किस रेट पे वो विकास करेंगे तो उनको मतलब डिज़ायरेबल रेट ऑफ ग्रोथ प्राप्त होगी। तो इसे ही समृद्धि की वांछित दर कहते हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए प्रति व्यक्ति जीडीपी का कम से कम 6% की वार्षिक वृद्धि दर आवश्यक है, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि भारत जैसे, मतलब जो विकासशील डेवलप, मतलब जब अभी विकास कर रहा है, डेवलपिंग कंट्री है, उसके लिए क्या है, जो प्रति व्यक्ति जीडीपी, जो हमारी जीडीपी है उसमें प्रति व्यक्ति कम से कम 6% वार्षिक वृद्धि दर तो जरूरी है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म, पूंजी उत्पाद अनुपात।
कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि क्या है, किसी निश्चित उत्पादन के लिए वांछित कुल पूंजी के अनुपातिक मूल्य को पूंजी उत्पाद अनुपात कैपिटल आउटपुट रेशियो कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको इतना प्रोडक्शन करना है, आपको एक पेन बनाना है, ठीक है, थोड़ा सा उससे समझते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको कितनी पूंजी चाहिए? ठीक है, आपको एक पेन बनाने के लिए आपको 5 रुपये चाहिए, 4, 10 रुपये चाहिए। तो उनका जो अनुपातिक मूल्य होता है उसको पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। तो एक निश्चित उत्पादन के लिए जितनी आपको पूंजी चाहिए है, ठीक है, उसकी अनुपातिक मूल्य को पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में पूंजी उत्पाद अनुपात लगभग 2.95 था, जबकि 11वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 4.1 था। ठीक है, तो अगर देखिए, अगर आपको कम पूंजी चाहिए तो अच्छा है ना। तो ये होता है किसी निश्चित उत्पादन के लिए वांछित कुल पूंजी के अनुपातिक मूल्य को पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। अब एक होता है वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात, ICOR। ठीक है, बताती हूँ ये क्या होता है। तो देखिए, वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात सॉरी, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो जो होता है वो क्या होता है, उत्पादन में उत्पादन में इकाई वृद्धि के लिए पूंजी में वांछित वृद्धि के अनुपातिक मूल्य को वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं। मतलब अगर किसी उत्पादन में 1 यूनिट वृद्धि करनी है, ठीक है, एक चीज़ की ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तो उसमें पूंजी में कितनी वांछित वृद्धि करनी होगी। मान लीजिए कि आप थोक में कोई चीज़ बना रहे हैं, लेकिन अगर एक चीज़ एक्स्ट्रा बनाने में आपको कितनी और एक्स्ट्रा मनी चाहिए होगी। ठीक है, ये देखते हैं, इजी वर्ड्स बता रही हूँ। तो इकाई वृद्धि के लिए पूंजी में वांछित वृद्धि के अनुपातिक मूल्य को वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं, जो आपको पढ़ाया था COR। ठीक है, तो वो दर्शाता है, वो भी ये था, उसका कम होना ये दर्शाता है कि एक, जो मैंने अभी पढ़ाया था, कि एक निश्चित मात्रा में उत्पादन के लिए कम पूंजी निवेश की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब हमें अगर प्रोडक्शन करना है तो हमें कम पूंजी चाहिए, अर्थात ये पूंजी की अधिक उत्पादकता को दिखाता है। अब यहाँ पे जो वृद्धिशील पूंजी अनुपात है वह बता रहा है कि एक इकाई वृद्धि के लिए, मतलब अगर मान लीजिए हम एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाए तो पूंजी में कितनी वांछित वृद्धि करनी होगी। ठीक है, उसके अनुपातिक मूल्य को ICOR कहते हैं। ICOR का निम्नतम मूल्य निवेश की उच्चतम उत्पादकता का सूचक होता है। ठीक है, तो ये बताता है कि हमें कम निवेश से कितनी ज़्यादा उत्पादकता मिल पा रही है, प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा हो पा रही है। देखिए क्या होता है ना, फिर से बता देती हूँ, उत्पादन में एक इकाई वृद्धि के लिए पूंजी में वांछित वृद्धि के अनुपातिक मूल्य को ICOR कहते हैं। अर्थात ये निवेश की गुणवत्ता को दर्शाता है कि निवेश की कितनी गुणवत्ता है। ICOR का न्यूनतम मूल्य निवेश की उच्चतम उत्पादकता का सूचक है। ठीक है, अतः निवेश में वृद्धि के साथ साथ ICOR कम करना भी आवश्यक होता है। अगर हमें निवेश हमें मतलब बढ़ाना चाहते हैं तो हमें ICOR कम करना होगा। ठीक है, अब ICOR ये दर्शाता है कि GDP को 1% बनाने के लिए कितने अधिक निवेश की आवश्यकता होगी। यानी कि अगर ICOR हमारा 4 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 40% अधिक पूंजी निर्माण या निवेश से GDP में 10% की वृद्धि होगी। बात समझ में आई। प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में ICOR का मान उत्तरोत्तर कम होता जाता है। प्रगति के आरंभिक चरण में ICOR का मूल्य बढ़ता है, क्योंकि इस समय कई परियोजनाएं लंबित होती है। तो स्टार्टिंग में ICOR बढ़ता है, फिर क्या है, बाद में ये कम होता जाता है। बड़ी परियोजनाओं की क्रियान्वयन अवधि लंबी होती है, इसलिए इसका अल्पकाल में ICOR का मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि जो देखिए बड़ी परियोजनाएं होंगी उनका टाइम अधिक होगा इनको, इसलिए उनका ICOR मूल्य बढ़ता है। वर्तमान में भारतीय अवस्था का ICOR 4% है। मैंने आपको बताया 4% का मतलब क्या है, कि 40% अधिक पूंजी निर्माण से मतलब GDP में 10% की वृद्धि होगी, मैंने आपको बताया था। ICOR में प्रभावित करने वाले अंतर्जात कारकों में श्रम की उत्पादकता, प्रबंधन की उत्पादकता, पूंजी की उत्पादकता महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें देखता है कौन से कार्य इसको प्रभावित करते हैं, कि श्रम की उत्पादकता कितनी है। ठीक है, अब 10 लोग एक चीज़ बना रहे हैं, 10 लोग 10 चीज़ बना रहे हैं, मतलब इस तरीके से प्रबंधन की उत्पादकता, पूंजी की उत्पादकता, ये सब देखते हैं। तथा बहिर्जात कारकों में आधारभूत संरचना में सुधार, नीतिगत शासन में सुधार करना है, उस क्षेत्र की कानून और व्यवस्था की अच्छी स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि ये चीज़ भी देखिए, जो हम पैसा लगा रहे हैं उसमें, मतलब अगर मान लीजिए कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, हमारे मतलब हम पैसा लगा रहे हैं पर हम बना नहीं पा रहे, तो सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब देखिए, सकल घरेलू बचत क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग क्या होती है। घरेलू बचत सरकारी बचत एवं निगम बचत के योग को सकल घरेलू बचत कहते हैं। देखिए, जो गवर्नमेंट सेविंग करती है और जो कॉरपोरेट सेविंग करते हैं उसके टोटल को ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग कहते हैं।
देश के गृह क्षेत्र हाउस होल्ड द्वारा की गई कुल बचत को घरेलू बचत कहा जाता है, मतलब घरों में हम जो बचत करते हैं। देश की सरकार द्वारा की गई कुल बचत को सरकारी बचत कहते हैं, जो सरकार ने सेविंग की होगी। देश के सार्वजनिक निगमों और निजी निगमों की कुल बचत को निगम बचत कहते हैं, मतलब कॉर्पोरेट उनने कितनी बचत की सेविंग की है। भारत में बचत दर के असंतोषजनक होने के कारणों में प्रति व्यक्ति आय का नीचा स्तर, कृषिगत आय पर कराधान न होना, निजी निगम क्षेत्र का असंतोषजनक योगदान और सार्वजनिक क्षेत्र की असंतोषजनक निष्पत्ति आदि प्रमुख है। देखिए सेविंग्स ज़्यादा होगी, मैंने आपको बताया, तभी तो क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तभी तो मतलब जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन क्या है कि अब देखिए तो हमारे अब प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के पास इनकम ही बहुत कम है। फिर जो हमारी एग्रीकल्चर से आय होती है उस पे टैक्स भी नहीं लगता है, ठीक है? अगर मान लीजिए जो बड़े किसान हैं उनको, ठीक है? जो कॉर्पोरेट क्षेत्र है वो भी, उसका भी असंतोषजनक योगदान है। और जो सार्वजनिक क्षेत्र है हमारा उसकी क्या है, मतलब निष्पत्ति अच्छी नहीं है, असंतोषजनक निष्पत्ति है। तो इस कारण से क्या है कि बचत नहीं हो पाती है। भारत में बचत को प्रोत्साहित करने के लिए भी कई कार्यक्रम चलाए गए। अब देखिए लोग खुद तो इन्वेस्ट पैसा जल्दी करते नहीं हैं, तो इसके लिए सरकार ने कई कार्यक्रम चलाए। प्रत्यक्ष बाध्यकारी कार्यक्रम, मतलब जैसे आपको करना ही करना है, जैसे भविष्य निधि में बाध्यकारी अंशदान करना होता है, पेंशन निधि में बाध्यकारी अंशदान करना होता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वो पेंशन निधि में, भविष्य निधि में आपका कुछ ना कुछ अंशदान जाएगा। स्वास्थ्य निधि और बीमा निधि में बाध्यकारी अंशदान करवाते हैं। परोक्ष बाध्यकारी कार्यक्रम, ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली जो बाध्यकारी कार्यक्रम है, जैसे आरामदायक, विलासितापूर्ण और प्रदर्शनकारी वस्तुओं सेवाओं पर करों की दरों को ऊंचा रखना। अब कोई बहुत महंगी कार है तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगता है। प्रेरक और उत्साहवर्धक कार्यक्रम, भविष्य निधि, पेंशन निधि, स्वास्थ्य निधि में अतिरिक्त अंशदान पर कर में छूट, ठीक है। अब जैसे कुछ ऐसी चीज़ें रख देते हैं जिससे मतलब इन्वेस्टमेंट की ओर लोग जाएं, जैसे कि क्या है, अगर आप भविष्य निधि, पेंशन निधि, स्वास्थ्य निधि में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कर टैक्स में आपको छूट मिलती है। सरकारी प्रतिनिधियों में निवेश पर कर की छूट, अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कर में, टैक्स में छूट मिलती है। बुनियादी ढांचा और म्यूचुअल फंड में निवेश पर कर में छूट, इन सब में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स में छूट मिलती है। समता आधारित बचत कार्यक्रम के माध्यम से म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश तथा राजीव गांधी समता बचत कार्यक्रम, ठीक है, ये सब कुछ कार्यक्रम चलाए गए थे, ठीक है, के माध्यम से शेयर बाजार में पहली बार किए गए निवेश में छूट दी गई। तो सरकार ऐसी भी चीज़ें चलाती है जिससे लोग क्या है, इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़े। चलिए आई होप मैं ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैंने आपको पढ़ाई आपको समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो आप पूछ सकते हैं। तो आगे हम और चीज़ें देखेंगे, सिक्योरिटी क्या होता है, सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है, प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज, ये वगैरह देखेंगे हम शेयर बाज़ार में, ठीक है। फिर अपना चैप्टर फिनिश करेंगे आगे के वीडियोज़ में। थैंक यू।